अगर स्पर्म काउंट में कमी आ जाए, उसकी मोटिलिटी इफेक्ट हो रही हो, यानी जो स्पर्म फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं वो कम हो जाए। इसके अलावा सैंपल प्रेफरेबली आपने लैब में जाके देना होता है, घर से सैंपल को नहीं लेके। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मेल फैक्टर क्या होता है। जब हम बांझपन की बात करते हैं तो क्या मर्दाना कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कह लें ऐसी कौन सा टेस्ट है जो हम करवाते हैं जिससे हम ये देखते हैं कि क्या मर्द का जो सीमन है जो वो इसमें उसकी काबिलियत है कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती है। अक्सर केसेस में देखा गया है कि दोनों ही पार्टनर्स में प्रॉब्लम होती है, यानी कपल में प्रॉब्लम हो रही होती है, और जहाँ फीमेल्स की पीरियड डिस्टर्ब होते हैं वहाँ मेल का जो बंदे का जो जरासीम होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे हम सीमन जब एनालिसिस करवाते हैं तो फिर हमें पता चलता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि अगर आपको प्रेगनेंसी होने में डिले हो रहा है तो ना सिर्फ फीमेल्स के, मेल के टेस्ट भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने हम ख़वातीन के टेस्ट करवाते हैं। मेल्स के लिए आसानी ये है कि उन्हें सिर्फ अमूमन एक ही टेस्ट देना पड़ता है, और वो टेस्ट के लिए उनको किसी किस्म की सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ता, किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं देना पड़ता। सिंपली आपने ये करना होता है कि आपने अपना सीमेन टेस्टिंग के लिए देना होता है। उसके लिए डेफिनेटली कोई एडवाइस दी जाती है, बताया जाता है कि ये सैंपल किस तरह से देना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। और ये भी याद रखिएगा कभी एक रिपोर्ट के ऊपर जो है परेशान मत होइए। हमेशा इसके लिए 2 से 3 महीने के गैप से 2 रिपोर्ट्स करवाने का कहा जाता है, और अगर दोनों रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आए तो फिर ही इसको एबनॉर्मल लेवल किया जाता है। इसको देने का तरीका ये होता है कि आपने 3 से 4 दिन कम से कम अपनी वाइफ से परहेज करना होता है, लेकिन याद रखिए ये परहेज 7 दिन से ज़्यादा कभी ना हो। सो इस ड्यूरेशन का ख्याल रखना होता है कि इस दौरान ही आपने सैंपल देना होता है। इसके अलावा सैंपल प्रेफरेबली आपने लैब में जाके देना होता है, घर से सैंपल को नहीं लेके जाना। जो लोग घर से सैंपल लेके जाते हैं वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते। जो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जो घर से सैंपल्स लेके जाते हैं, अमूमन वो उससे रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आते हैं। तो इसलिए एडवाइस ये की जाती है कि आपने जो सिर्फ आपको डब्बी दी जाती है उसको सैंपल कलेक्ट करने के लिए, वो स्टरलाइज्ड होती है, उसी में ही आप सैंपल दीजिए, और घर पे जो है उससे सैंपल मत लेके जाइए, चाहे आपका डिस्टेंस थोड़ा ही क्यों ना हो। तो सैंपल आपने लैब में जाके देना है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैब जिसमें आप सैंपल दे रहे हैं वो कोई कलेक्शन सेंटर ना हो, यानी छोटा सेंटर ना हो, रादर वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे उसको प्रोसेस भी किया जा सके, यानी कि वो सिर्फ सैंपल ले नहीं रहे बल्कि उसको टेस्ट भी करें, वहीं पे ही टेस्ट करें। इसका बहुत फ़ायदा है, फिर सैंपल ख़राब नहीं होता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें जब भी आप सैंपल दे रहे हैं, चूँकि अगेन ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है और ये छोटी छोटी चीज़ों पर अगर उसको पढ़ने वाला ट्रेन नहीं है तो भी आपको गलत रिपोर्ट दे देगा। सो एक अच्छी लैब का इंतखाब कीजिए, सैंपल देते हुए एहतियात कीजिए, और एक सैंपल जो है ना उस पर कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता, हमेशा सैंपल को रिपीट करवाना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जब आप सैंपल दे देते हैं और जो सैंपल को रीड करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हर बंदा जो है वो सीमेन एनालिसिस को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने बात की कि कोई ऑथेंटिक लैब होनी चाहिए जहाँ पे जो सैंपल पढ़ने वाला है वो उसको सही रिपोर्ट जनरेट कर सके। हम WHO का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, और उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर स्पर्म काउंट में कमी आ जाए, उसकी मोटिलिटी इफेक्ट हो रही हो, यानी जो स्पर्म फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं वो कम हो जाए, या अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं और नॉर्मल स्पर्म्स 4% से भी कम है, तो ये सारे फिगर्स को फॉलो करते हुए, इस इंटरनेशनल क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए फिर हम लेबल करते हैं कि इस सीमन जो एनालिसिस आपका हुआ है इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली इसको रिपीट करवाते हैं, और अगर रिपीट में भी प्रॉब्लम आती है तो डिसाइड किया जाता है कि आइदर या आपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, या आपने वो इस हद तक इफेक्ट हो गया है, इतनी हद तक प्रॉब्लम हो गई है कि प्रॉबेबली नॉर्मल प्रेगनेंसी इसके साथ मुमकिन ना हो, तो वहाँ पर भी IUI का रोल है और आपके टेस्ट ट्यूब बेबी का रोल या IVF का रोल उसमें फिर आ जाता है, जहाँ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी आ रही हो। अच्छा, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में या मर्दाना जो बांझपन है उसमें मैं एक बात और भी बहुत क्लियर कर दूं कि प्लीज़ हकीम मेडिकेशंस को आप अवॉइड कीजिए। अक्सर हकीम मेडिकेशंस के अंदर कुछ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से किडनीज जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आपने जो है या तो बहुत ही कोई अथेंटिक आपको पता हो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जो हकीम मेडिकेशंस होती हैं उसके अंदर किसी किस्म के जो हैं वो मेटल्स को शामिल किया जाता है। तो मेटल का इंटेक जो है वो आपने अवॉइड करना है। अगर आपको पता है कि कोई बहुत ऑथेंटिक, ऑब्वियसली ये भी इल्म है
अगर आपको पता है कि कोई बहुत ऑथेंटिक जगह है और वो सेफ मेडिकेशन देते हैं तो फिर तो आप कोई भी तरीका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें डाउट है तो प्रेफरेबली इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने के खतरे ज़्यादा है। बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।